नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच में पॉलिटी का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। और पॉलिटी में भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। हमने राष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और अ, इसके अतिरिक्त हमने संसद की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। और साथ में हमने प्रिएम्बल वगैरह जो हमारे उद्देश्य का है, उस सब चीज़ों को हमने समझ लिया था। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और रह जाते हैं पॉलिटी के लिए, एक तो ये संसद है, ये एक हमारा अभी कवर हो जाएगा आज। लगभग जो इम्पोर्टेंट जिनसे सवाल पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा। इससे इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीज़ें हैं संसद में पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगी आज। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और राज्यपाल समझना पड़ेगा। और उसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम और पंचायती राज। और इसके अतिरिक्त कुछ जो इम्पोर्टेंट है, कैग के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे जो महानियंत्रक जो होते हैं, अकाउंट के महानियंत्रक होते हैं, महालेखाकार बोलते हैं उनको। 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। और निर्वाचन आयोग, क्योंकि इस समय निर्वाचन चल रहा है, सवाल जरूर पूछा जाएगा। और थोड़ा बहुत भाषाई शब्दों पर हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे 20 सवाल अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इतना जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है, ये करीब 15 से 16 सवाल कवर कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो इन्हीं से नहीं मिलेंगी। और कुछ नए टॉपिक्स उसमें हो सकते हैं, वो हमारे लिए इश्यू नहीं है। हमारे लिए इश्यू ये है कि हमारे 15-16 सवाल जो है, ये करेक्ट निकलने चाहिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा विश्वास भी रखना पड़ता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, वो करेक्ट दिशा में है ना? और चलिए, देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। संसद की कार्रवाई हम समझते हैं। तो संसद की कार्रवाई में मैं वो बात नहीं बताऊंगा संसद कैसे चलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। इसमें मैं आपको केवल एक बात ये बताऊंगा कि संसद की कार्रवाई में कौन कौन से शब्द जो है इम्पोर्टेंट है वो उपयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वक्त बाद में मिलेगा, अभी पीढ़ी आने वाला है नजदीक। इस पर हम चर्चा करेंगे कि संसद की कार्यवाही को समझें, कैसे चलता है, प्रथम वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन क्या होता है, तृतीय वाचन क्या होता है, और जो 5-6 प्रकार की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कौन सी होती है। और फिर लास्ट में राष्ट्रपति उनका अनुमोदन करते हैं और इस प्रकार से एक्ट बनता है। वो हमारे बहुत बाद का विषय है, वो हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि, लेकिन वो हमारे प्री से रिलेटेड नहीं है। प्री पर फोकस करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि शब्द हमारे यहाँ पर कौन-कौन से जो सवाल जिनसे बनते हैं, वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे यूपीपीएससी से पूछे जाते हैं, वह है कि प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष, ठीक है? इसको हम मैंने पिछली बार वाले में आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं। देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा जब तक हमारी रहती है, तब तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहता है। तो लोकसभा जब हमारी समाप्त हो जाती है, उसका विलय हो जाता है, नेक्स्ट चुनाव होने लगता है, तो लोकसभा हमारी समाप्त हो जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष भी उसके साथ समाप्त हो जाते हैं। उसका जो कार्यकाल होता है समाप्त हो जाता है। तो जब नेक्स्ट जब चुनाव होते हैं, सदस्य चुनकर आते हैं, जब सदस्य चुनकर आते हैं, तो क्या होता है कि लोकसभा में उनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है ना? या लोकसभा का निर्वाचन कौन कराएगा? इस चीज की समस्या के लिए एक सामयिक अध्यक्ष उसी सदस्यों में से चुना जाता है। इसको राष्ट्रपति चुनते हैं। ये कौन होते हैं? ये सामान्यतः जो सबसे वरिष्ठ जो निर्वाचित होकर सदस्य आया होता है, उसको हम थोड़ी प्रोसीडिंग के लिए बैठाल देते हैं। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करवाना और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, ठीक है? और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, इसी सदस्य के रूप में वो हमारा क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण ले लेते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद जो होता है, उसमें बिना शपथ लिए कोई भी नहीं बैठ सकता। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो एक मेंबर के रूप में प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिला देते हैं। अब जब चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष वो बन जाते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर समाप्त हो जाते हैं। इनका पद समाप्त हो जाता है, ये वापस सदस्य के रूप में अपना जाकर ग्रहण कर लेते हैं चीजें। और
लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो पीठासीन अधिकारी मेंबर बन जाते हैं अगली जब तक लोकसभा चलेगी। तो इस बात को आप समझ लिए ना कि किस तरीके से चीजें होती हैं वहां पर। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीकर शब्द भी आ सकता है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्पीकर याद रखिएगा। स्पीकर पद का कोई शपथ नहीं होता है, मैंने आपको बताया लोकसभा अध्यक्ष का शपथ मेंबर के रूप में पहले ही हो चुका होता है, इसलिए उसकी दोबारा शपथ नहीं होती है। स्पीकर पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, ठीक है। अब ये वाली बात इसलिए है क्योंकि कभी कभार उसको निष्पक्ष होकर निर्णय देने होते हैं, तो कोई ये भी कह सकता है कि हमारी पार्टी से चुने गए थे ये, और देखिए निष्पक्ष होकर निर्णय दे रहे हैं, पार्टी के विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसा कोई भी दल बदल का कानून लोकसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होगा। आगे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते हैं। ये देखिए 1921 में जब हमारी असेंबली बनी थी तो फ्रेडरिक व्हाइट इसके पहले स्पीकर बने थे, ठीक है। 1921 कब आया? ये 1919 जो चेम्स कोड रिफॉर्म है उसके बाद इन सब का गठन होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, ठीक है। तो उसमें जो पहले स्पीकर बने वो फ्रेडरिक व्हाइट थे, ये विदेशी थे, और 1925 में पहले भारतीय स्पीकर बने, ठीक है। उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, ये फैक्ट याद रखिएगा। पहले भारतीय कौन थे जो स्पीकर बने? वो विट्ठल भाई पटेल थे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि 1971 की जनसंख्या पर आधारित जो राज्यों में जो बंटवारा है लोकसभा क्षेत्र का, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, और इसको 2026 तक सेम बनाए रखने की बात की गई है। अब जब 2026 के बाद 2031 की जनगणना होगी तब इन सीटों का दोबारा से बदलाव किया जाएगा, और उसमें कई मानक बनाए जाएंगे कि कैसे बंटवारा होना है, दोबारा से परसीमन उनका किया जाएगा। तो परसीमन मतलब होता है कि जैसे ये क्षेत्र है बड़ा, तो ये क्षेत्र परसीमन कर दिया हमने, डिलिमिटेशन कर दिया कि अब इतने क्षेत्र पर पहला सांसद चुना जाएगा, इतने क्षेत्र पर दूसरा सांसद चुना जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ना इसको परसीमन बोलते हैं, मतलब इस क्षेत्र का हमने लिमिट लगा दी है, डिलिमिट कर दिया है कि इतने क्षेत्र से ज्यादा अब जो सांसदीय क्षेत्र है वो नहीं होगा। तो जब परसीमन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो परसीमन आयोग को भी यहाँ समझ लेते हैं। परसीमन आयोग बहुत ही शक्तिशाली संस्था होती है, ठीक है। 1952 में इसको पहले गठित किया गया था, पहला चुनाव था उस समय। 1963 10 साल बाद, फिर 1973 10 साल बाद, और उसके बाद 2003 में, मतलब 73 के बाद 2003 में सीधे आप समझ रहे हैं 30 साल बाद इसका गठन किया गया था। तो प्रत्येक 10 साल में गठन होने की वैसे बात है इसमें, मतलब इसमें शब्द ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन कई राजनीतिक कारण हो गए, फिर 1973 के बाद ऐसा नहीं किया गया। तो 30 साल 2003 में गठन किया गया था, 2003 का डिलिमिटेशन आज वर्तमान में किया गया है, लेकिन आधार कौन सा है? 1971 की जनसंख्या, लेकिन किस वर्ष डिलिमिट किया गया? 2003 में। तो परसीमन आयोग की नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करते हैं, बहुत शक्तिशाली संस्था है, इस शब्द को याद रखिएगा, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 2026 तक राज्यवार जो लोकसभा की सीटें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी, ठीक है, मतलब 2026 तक ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तेलंगाना की मलकानगिरी, ये मलकान लिख गया है, मलकानगिरी एक जो जिला है, जो संसदीय लोकसभा सीट है, वो सर्वाधिक मतदाता वाली सीट है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, तेलंगाना मलकानगिरी। और लक्षद्वीप में सबसे न्यूनतम मतदाता है, ये भी आपको याद रखना है। परसीमन आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक सुप्रीम कोर्ट के कोई माननीय रिटायर्ड जज होंगे, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, हमारे, और राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिस राज्य का परसीमन किया जा रहा है उस संबंधित राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसके हेड होते हैं, ठीक है। तो इन जो ये रिपोर्ट दे देंगे वही रिपोर्ट फाइनल होगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही पावरफुल ये आयोग होता है, बहुत ही पावरफुल। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा का थोड़ा सा अंतर मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहाँ समझना थोड़ा सा जरूरी है। राज्यसभा 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा, मतलब इंडियन जो अखिल भारतीय होती है, इंडियन लेवल की सर्विस होती है, अखिल भारतीय स्तर पर कहीं भी जिसमें पोस्टिंग हो सकती है, जैसे आईएएस होता है,
आईपीएस होता है, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। तो इन सेवाओं का सृजन एकांतिक अधिकार है, मतलब केवल राज्यसभा ही इस पर नियम बना सकती है 312 के तहत। लोकसभा इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक आईएफएस भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारत में कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। अनुच्छेद 249 अगर ये कहता है कि 2/3 लोग राज्यसभा के बहुमत पारित कर दें कि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय चल रहा है और इस विषय को ध्यान में रखते हुए राज्य सूची के विषय पर, ठीक है ना, राज्य सूची का जो नियम, राज्य सूची में जितने विषय दिए हुए हैं उस पर केवल राज्य ही नियम बना सकता है, लेकिन राज्यसभा ऐसा कह दे कि राज्य सूची के विषय पर संसद नियम बना सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो उस पर राज्य सूची पर भी संसद नियम बना देगी। लेकिन यह 1 वर्ष से अधिक नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। 1 वर्ष तक ही ये प्रक्रिया चालू रह सकती है, इसके बाद नहीं। दोबारा से आपको वो बिल लाना होगा अगर दोबारा से आपको पास करना है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमने पढ़ा था, बहुत ही मतलब ये सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बार बार संसद लिख देते हैं क्वेश्चन में तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जितने भी जो हमारे कंपटीटर हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना होता है एग्जाम का ना, उस समय संसद भी लोकसभा जैसी दिखाई देती है और सब लोग आकर कहते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ, सिंपल आया था। यहाँ देखते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में ही लाए जाते हैं। देखिए, धन विधेयक तो और वित्त विधेयक का जो मतलब आते हैं वो तो लोकसभा में आते हैं, ठीक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, वो 14 दिन तक ही रख सकती है केवल अपने पास, और उसको वापस करना पड़ेगा। वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही आते हैं, लेकिन राज्यसभा को वित्त विधेयक से संबंधित बहुत पावर है। अभी हम धन विधेयक वित्त विधेयक पर जब हम चर्चा करेंगे, अभी अंतर समझेंगे, तो वहां पर एक बार फिर इन सब बातों को रिपीट करेंगे। अनुच्छेद 101 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। यदि कोई सदस्य 60 बैठकों में उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो मान लीजिए सदन की बैठक चल रही है और वो 60 बैठक जो लगातार हुई है उनमें वो अनुपस्थित रहता है और उसने उसका वाजिब कारण नहीं दिया, तो उसी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वैलिड रीजन होना चाहिए क्यों नहीं आया है, एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई इसलिए वो नहीं आ पाया, तो उसको बताना जरूरी है। अनुच्छेद 103 कहता है सांसद सदस्यों की निर्भरता राष्ट्रपति ही तय करते हैं। तो याद रखिएगा, दल बदल भी अगर आ जाता है तो दल बदल का जो अंतिम है, जो पास करेगा, उसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो करते हैं, स्पीकर अथवा सभापति जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन फाइनली इन सब से अनुमोदन होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास ही जाता है, तो राष्ट्रपति लास्ट में ही सांसद जो सदस्य होते हैं, अगर वो सांसद के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे वो राष्ट्रपति ही तय करते हैं केवल, ठीक है। लेकिन इस बात का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये याद रखिएगा, न्यायालय में ये बात उठाई जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 105 सांसदों का विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बातें हमको समझनी पड़ेंगी बस, इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ इसमें बहुत खास चीज नहीं है। सांसदों का विशेषाधिकार क्या होता है? सांसदों का विशेषाधिकार ये होता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं संसद में, अपने सदन में, अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दी गई है, और संसदीय बैठकों में अगर कोई बात उन्होंने कह दी है तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वो कुछ भी कह सकते हैं। सांसदों के व्यक्तिगत आचरण पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा फॉलो नहीं किया जाता, व्यक्तिगत तो कई बातें करने लगते हैं, हाँ, तो लेकिन व्यक्तिगत आचरण पर आक्षेप नहीं लगाया जाएगा। सत्र के 40 दिन पूर्व का सत्र चालू होने वाला और 40 दिन पश्चात मतलब 80 दिन सांसदों पर कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक। पूर्व या 40 दिन पश्चात तक दीवानी मुकदमों पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन क्रिमिनल जो मुकदमे हैं वो अगर स्पीकर अनुमति दे दें तो वो सांसदों को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इस पर स्पीकर अनुमति नहीं देते हैं तो सांसदों को मतलब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपराधिक मामलों पर ये छूट नहीं है, 40 दिन पूर्व 40 दिन बाद वाली, ये याद रखिएगा।
और विशेषाधिकार इनका ये होता है कि कोई भी तथ्य जो मंत्री पेश कर रहे हैं, इनका विशेषाधिकार है कि वो कोई भी गलत तरीके से पेश नहीं करें, कोई गलत तथ्य सामने ना रखें। ये सांसदों का विशेषाधिकार है कि वो सब कुछ उनको सत्य पता होना चाहिए। संयुक्त बैठक 108, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा देख लीजिए। ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये कब बुलाई जाती है? जब कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदन पारित कर दें प्लस राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाए, ठीक है? तभी अधिनियम बनेगा। लेकिन कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरा सदन खारिज कर दे या 6 माह तक रोक ले, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, या उसमें कोई संशोधन कर दे और पहले सदन को यह संशोधन अच्छा ना लगे, मतलब किसी प्रकार का टसल चल रहा हो दोनों सदनों में कि बिल पारित ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने आपको बताया, स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, ठीक है ना? डिप्टी स्पीकर करेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के उपसभापति उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पर धन विधेयक वाला कोई मामला नहीं आता, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा को असीमित अधिकार है। लोकसभा जो धन विधेयक लाएगी तो राज्यसभा के पास जाता है, जब वो तो केवल 14 दिन में उसको उसको पारित करना होगा, ठीक है? 14 दिन में उसको पारित, अगर वो नहीं कर पाती तो 14 दिन बाद उसको पारित माना जाएगा राज्यसभा से। ये विवाद एक आया था आधार कार्ड वाला। आधार कार्ड का जो बिल है वो धन विधेयक के रूप में ही पेश किया गया था, तो बड़ा विवाद हुआ था उस समय कि धन विधेयक कैसे हो सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। तो ये याद रखिएगा, अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संसद के भी प्रमुख शब्द कुछ इंपॉर्टेंट है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? कोरम। कोरम को कहते हैं पीठासीन को मिलाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा गणपूर्ति होता है। तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। अब वो मनोनीत होने का जो चैप्टर है वो क्लोज कर दिया गया है 104 संशोधन द्वारा, तो 550 मान लीजिए, तो 55 लोग इसमें, इसके अगर 55 सदस्य आए हैं पीठासीन को मिलाकर, मतलब 54 सदस्य प्लस एक पीठासीन, तो सदन चलाया जा सकता है। राज्यसभा में 250, तो इधर भी सदन चलाया जा सकता है, ठीक है? तो ये आप समझ गए बात को। अब विपक्ष का नेता, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि विपक्ष का नेता क्या होता है। जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा जो दल होता है विपक्ष का, मैं कहने का मतलब एक सत्ताधारी दल होता है जो सरकार बनाता है, और एक विपक्ष का दल जो सबसे बड़ा दल होता है, उसकी शर्त यह है कि उसको कम से कम 10% सीटें प्राप्त हुई हों, ठीक है? तो अगर उसको 10% सीटें प्राप्त होती हैं तो उसको उस विपक्षी दल को विपक्ष, मतलब बड़ा विपक्ष दल कहा जाएगा। वो अपने किसी नेता को चुनता है सदन में ताकि पूरे दल की वो बात रख सके, उसको विपक्षी दल का नेता कहा जाता है, ठीक है? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता ही कोई होता है। ये मैंने आपको बताया था। ये 11वीं लोकसभा के बाद ऐसा एक मान्यता बन गई है कि विपक्षी दल के नेता को उपाध्यक्ष बनाया जाए। व्हिप क्या होता है? संचेतक। ये पूछा जा सकता है आपसे। संचेतक का मुख्य कार्य अपने दल में अनुशासन बनाए रखना है कि कोई भी जो उनका दल है, कोई भी जो सदस्य है वो अनुपस्थित ना रह पाए, या कोई मतदान महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो रहा है उससे छूट ना जाए, या किसी प्रकार की जो दल की और अन्य चीजें हैं वो संचितक के माध्यम से ही सदस्यों को पहुंचाई जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है? तो आगे पढ़ते हैं, आगे इस चीज को समझते हैं। सत्र का आहूत करना। सत्र आहूत करने का मतलब है सत्र को मतलब बुलाना। तो राष्ट्रपति द्वारा इस सत्र को आहूत किया जाता है। 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। सत्र अवकाश, 2 सत्रों के बीच में जो समय होता है, 2 सत्रों के बीच में जो समय होता है उसको सत्र अवकाश कहते हैं। स्थगन, इसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। पीठासीन अधिकारी कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए सदन का स्थगन कर सकते हैं, मतलब इस समय तक सदन नहीं चलेगी। आपने सुना होगा 3 दिन संसद नहीं चली, 5 दिन संसद नहीं चली, परंतु अगर वो ये नहीं बताए कि इस दिन से सदन चलेगी,
मतलब बिना समय बताए वो स्थगन कर देते हैं, तो इसे अनिश्चित काल के लिए माना जाएगा। स्थगन, ये भी स्थगन होता है अनिश्चित काल के लिए। और सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति। तो पीठासीन अधिकारी जब सत्र की समाप्ति हो जाती है, मान लीजिए 20 मार्च तक कोई सदन चलना है, 20 मार्च को सदन समाप्त हो गया, तो अब पीठासीन अधिकारी कहेंगे कि सदन आज स्थगित किया जाता है, इस तरीके से वो घोषणा कर देंगे। और अब ये समय नहीं बताएंगे कि अब सदन कब चलेगा, वो स्थगन कर देते हैं, अनिश्चित काल के लिए वो स्थगन हो जाता है। फिर राष्ट्रपति एक बकायदा नोटिस निकालते हैं, अधिसूचना देते हैं कि ये सत्रावसान किया जाता है, सत्रावसान हो गया, मतलब अब जो सत्र है उसकी समाप्ति मान ली जाएगी। तो हमारे यहाँ लगभग 3 सत्र चलते हैं, एक बजट बजट सत्र चलता है, और मानसून सत्र चलता है, और एक चलता है आपका शीतकालीन सत्र। 3 सत्र हमारे चलते हैं। तो तो जब 3 चलते हैं तो वैसे भी 6 माह का गैप, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। ठीक है, तो आज हम वैसे इतना ही रखते हैं। अभी संसद से संबंधित कुछ और शब्द भी रह गए हैं, उनको भी समझना इम्पोर्टेंट है। उनको समझ लेंगे तो हमारा संसद का जो लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इतना ही रखते हैं, और इसका सेकेंड पार्ट जो संसद का है कार्यवाही का, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।